हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट की फुल रिवीजन वीडियो आपके साथ लेकर आए हैं. डियर जैसे ही हम आपके पास ये वीडियो डालेंगे तो शायद आप में से कुछ लोग होंगे जिन्हें और चैप्टर्स की रिवीजन वीडियोस चाहिए होगी. तो डियर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम ऑलरेडी बाकी चैप्टर्स, मोस्टली जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे उनकी रिवीजन वीडियोस, वन गो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं. उनमें से जो जो चीजें आपकी कटी हुई हैं ये आप लोगों को भी पता है, आप उसका पोर्शन छोड़कर बाकी का पोर्शन ले सकते हैं बिकॉज हमने एक्सरसाइज वाइज रिवीजन वीडियो डाली है. तो हम उसका जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे. आप डायरेक्टली वो लिंक क्लिक कर रिवीजन वीडियो की फुल प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं. राइट. और अगर हमसे कोई चैप्टर वहां छूट गया हो तो प्लीज जरूर बताइएगा. बाकी हमने पूरी कोशिश करी है कि जितने भी चैप्टर्स छूट जाएंगे उसका अब जो बचा हुआ रिवीजन है वो आपके पास लेकर आएंगे. तो मेनली 3 चैप्टर जो मेरे लिए अभी हाईलाइटेड थे, मैंने उनकी रिवीजन वीडियो कंप्लीट कर दी है. इसके अलावा जैसे ही मुझे कुछ और ध्यान आएगा कि जिसकी और रिवीजन वीडियो बनानी है, फटाफट वो भी लेकर आएंगे. तो चलिए देखते हैं रिवीजन वीडियो चैप्टर डिटरमिनेंट की. एक्सरसाइज वाइज देखते हैं कि एक्सरसाइज वाइज में क्या क्या चीजों को जो है अपने दिमाग में ध्यान रखना है एग्जाम से पहले. तो एक्सरसाइज 4.1 की अगर हम बात करें डियर, तो कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है उसमें. मैट्रिसेस आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो उसमें कुछ चीजें हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं. उन प्रॉपर्टीज को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. तो पहली प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हो. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिनके रोज और कॉलम बराबर हो. रो एंड कॉलम इट्स लाइक लेंथ ब्रेथ, राइट. तो जिसकी लेंथ ब्रेथ इक्वल होती है उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे. तो जिनके रोज और कॉलम इक्वल होते हैं उन्हें स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं. तो एक प्रॉपर्टी है कि अगर मान लीजिए 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए 3 ऑर्डर 3 की है, बी एक एग्जाम्पल के तौर पर 3 ऑर्डर 3 की है, और आपके पास जो एक मैट्रिक्स है वो मल्टीपल है के टाइम्स ऑफ बी मैट्रिक्स. यानी जो यहाँ ए मैट्रिक्स है वो कैसे डिराइव हुई है? बी को आपने किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया. जैसे एक एग्जांपल के तौर पर बी मैट्रिक्स हमने ये ले ली, ठीक है. और यहाँ जो ये ए मैट्रिक्स अगर आप ध्यान से देखें तो ये 5 टाइम्स है. आप देखिए 5 टाइम्स है बी मैट्रिक्स का. Here A matrix is nothing but 5 times of B matrix, right? क्या बोल रहे हैं हम लोग? A B अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो यानी जिनके रोज और कॉलम बराबर हो, ठीक है. यहाँ पर हमने B मैट्रिक्स ली 2 ऑर्डर 2 की. अब A के B मैट्रिक्स है और A मैट्रिक्स है जो किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हुई है, जैसा कि हमें यहाँ नजर भी आ रहा है कि ये 5 टाइम्स है ये सारे एलिमेंट. तो हमने इसमें से 5 कॉमन ले लिया. जब हम मैट्रिक्स में से 5 कॉमन लेते हैं तो सब एलिमेंट्स में से कॉमन आता है. डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता. तो आपने 5 कॉमन ले लिया. तो इसका मतलब यहां पर अगर आप देखें तो जो ए मैट्रिक्स है वो 5 टाइम्स है बी मैट्रिक्स का, यानी ऐसा कुछ आ रहा है आपके पास. तो अगर आपके पास ये रिलेशनशिप नजर आए तो उन दोनों का डिटरमिनेंट में क्या रिलेशनशिप होगा? हियर इज द प्रॉपर्टी. डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ बी. मतलब जो भी b का डिटरमिनेंट होगा उसमें k की पावर n कर दीजिए. ये n क्या है? आपके पास ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, वो पुट कर दीजिए. जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हम लें तो यहां पर जो a का डिटरमिनेंट होगा दैट इज 5, यानी k की पावर ऑर्डर कितना था? 2 डिटरमिनेंट b. यानी अगर हमारे पास डिटरमिनेंट b की वैल्यू है तो उसको हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिटरमिनेंट a आ जाएगा. तो फाइनली ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कभी भी कोई मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स का k टाइम्स है, यानी 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स कुछ भी है, तो डिटरमिनेंट में क्या रिलेशनशिप होगा? अगर हम बोथ साइड डिटरमिनेंट लगा दें तो अगर आपके पास ये रिलेशनशिप कहीं नजर आ रहा है और आप बोथ साइड डिटरमिनेंट लगा दें तो डिटरमिनेंट ए k की पावर उतनी हो जाएगी जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर है और आपके पास ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाएगा. तो 1 मार्कर में ये रिलेशनशिप जो है इस एक्सरसाइज में से आपसे पूछा जा सकता है, तो ये हमने कंसीडर करा है. उसके बाद एक्सरसाइज 4.2 की बात करें डियर, तो वहां पर प्रॉपर्टीज हैं और इस सेशन के लिए प्रॉपर्टी कटी हुई है, लेकिन जो कमिंग सेशन है उसके लिए प्रॉपर्टी नहीं कटी हुई. और हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ये नए सेशन के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहे इसलिए बना रहे हैं. तो 4.2 की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर लेते हैं. आप लोग इस पोर्शन को स्किप कर सकते हैं, राइट. तो क्या प्रॉपर्टीज हैं? इफ रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज सेम. यानी फॉर एग्जांपल जैसे ये डिटरमिनेंट है, आपने इसे एक्सपैंड करा एंड होप आप रिवीजन वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक्सपैंड करना आता है. तो आपने एक्सपैंड करा और इसकी वैल्यू आ गई -28, है ना. कैसे एक्सपैंड करते हैं? 2, फिर ये रो और कॉलम छोड़ देंगे, दिस इनटू दिस माइनस, देन माइनस माइनस +3 हो जाएगा. इस कॉलम और इस रो को छोड़ देंगे, ये मल्टीप्लाई माइनस दिस, राइट. आपके पास ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई. अगर हम इसकी सारी रोज को कॉलम में बदल दें
जैसा कि प्रॉपर्टी कह रही है, ये देखिए रो है 1, इसको हमने कॉलम 1 बना दिया, ये रो 2 है कॉलम 2 बना दिया, रो 3 है इसको कॉलम 3 बना दिया। तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अब आप कैलकुलेट करेंगे वो सेम ही रहेगी। दैट इज व्हाट फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज। यानी अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का रो पूरा का पूरा कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम पूरे तरीके से रो में चेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज्ड रहती है, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है डियर, इफ 2 रोज, ओनली 2 रोज या 2 कॉलम आर इंटरचेंज्ड, अगर आपने सिर्फ 2 रोज को आपस में इंटरचेंज करा है या 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करा है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ता है, डिटर्मिनेंट का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास यही वाला डिटर्मिनेंट है, हमने इसको इवैल्यूएट करा, हमारे पास आ गया -28। अब हमने क्या करा, रो 1 को रो 2 से चेंज कर दिया, इंटरचेंज, दिस इज अ साइन ऑफ इंटरचेंज। तो रो 1 के एलिमेंट इधर और रो 2 के एलिमेंट इधर ट्रांसफर कर दिए, तो 604 ऊपर आ गया और ये आपके पास फर्स्ट सेकेंड रो में आ गया। अब अगर आप इसका डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करेंगे तो आपका जो भी पहले आंसर आ रहा था उसका अपोजिट साइन वाला आंसर आएगा, राइट? यानी आप ये भी कह सकते हैं डिटर्मिनेंट 1 इज नेगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट 2, यानी साइन चेंज कब होता है, जब आप किसी भी चीज को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की सारी रोज को कॉलम में चेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि सिर्फ 2 रोज आपस में इंटरचेंज करी हो या सिर्फ 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज करे हो तो आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, राइट? थर्ड प्रॉपर्टी, अगर कभी भी आपको डिटर्मिनेंट में, देखिए दिस इज द सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट, ये भी एग्जाम में जरूर ध्यान रखना है, और ये मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स जब बोलिए तो मैट्रिक्स का साइन लगाओ और डिटर्मिनेंट बोला है तो डिटर्मिनेंट का साइन लगाओ, नहीं तो मार्क्स कटते हैं, फिर आप मत बोलना कि मैम नंबर क्यों कट गए, है ना? तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इफ 2 रोज और 2 कॉलम आर आइडेंटिकल, अगर कभी भी किसी डिटर्मिनेंट के अंदर 2 रोज की जो वैल्यू है या 2 कॉलम की जो वैल्यू है वो एकदम आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट बिना एक्सपैंड करे ही आप डायरेक्ट 0 रख सकते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी 3। अगर आप एक्सपैंड करेंगे तो भी आंसर 0 ही आएगा, लेकिन प्रॉपर्टी आपके काम को शॉर्टकट करना चाहती है इसीलिए उसने आपको बता दिया। जैसे अभी तो फिलहाल ना तो मुझे कोई 2 रोज सेम नजर आ रही हैं ना ही 2 कॉलम सेम नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो देखिए यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 2, राइट? मैट्रिक्स में क्या होता है, सब में से कॉमन आता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन आता है। तो यहाँ पर 2 जो है वो कॉमन आ रहा है तो मैंने 2 कॉमन ले लिया डिटर्मिनेंट से बाहर, ये आ गया 5 2 3, दिस इज 3 2 5, नाउ दिस इज बिकम 5 2 3। तो अब आप देखें तो R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम है, राइट? अगर आप इसे एक्सपैंड करेंगे ना डियर तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी डायरेक्टली यही कहती है कि आप मत करिए एक्सपैंड, आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करिए, अगर 2 रोज सेम हो या 2 कॉलम सेम हो उन डिटर्मिनेंट का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 0, राइट? चलिए क्वेश्चन प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है, कांस्टेंट नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड बाय एनी रो एंड कॉलम। तो आप किसी कांस्टेंट नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल ये 2 आप अंदर लेकर जाएं तो आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई, यानी जो एक कांस्टेंट जाएगा वो किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा उसके सारे एलिमेंट, या फिर किसी एक रो के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। या तो ये 2 आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इस रो से या इस रो से, या फिर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, राइट? दैट इज व्हाट प्रॉपर्टी 4 सेज। नाउ प्रॉपर्टी 5, if the element of any row column is sum of 2 element it can be expressed the sum of 2। यानी अगर हमें किसी भी रो के या फिर कॉलम के एलिमेंट्स ऐसे लगे कि वो 2 एलिमेंट से जुड़े हुए हैं तो हम 2 मैट्रिक्स के फॉर्म, 2 डिटर्मिनेंट में उसको सम के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर आप रो 2 के एलिमेंट्स देखेंगे तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि इसका एक एलिमेंट 2 एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, सेम यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो हम क्या कर सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट के अंदर जो है ब्रेक कर सकते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पर देखते हैं। अच्छा कैसे ब्रेक कर सकते हैं ये भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए आप सिर्फ जिस रो में 2 एलिमेंट है उसी को ब्रेक करेंगे, बाकी सारा एज इट इज, यानी ABC एज इट इज। इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा फर्स्ट डिटर्मिनेंट में, और ये आ गया हमारा XYZ प्लस फर्स्ट रो एज इट इज, थर्ड रो भी एज इट इज, सिर्फ ये वाली रो ब्रेक हो रही है। तो अब इसका सेकंड एलिमेंट यानी 2X 2Y 2Z,
तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कभी भी आपको ऐसा कुछ नजर आए कि एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम में आपके पास 2 एलिमेंट हो या 3 एलिमेंट हो, तो आप उतने ही डिटर्मिनेंट में उनको सम में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, राइट। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर वाली प्रॉपर्टी लग रही है प्रॉपर्टी 3, यहाँ पर रो 1 और रो 3 के जो एलिमेंट है वो आइडेंटिकल है, तो इस डिटर्मिनेंट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। प्लस अगर हम ध्यान से देखें तो इस रो में से 2 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ABC XYZ, तब क्या हो गया, रो 2 और रो 3 के एलिमेंट सेम हो गए। तो जब 2 रोज आइडेंटिकल हो जाती है तो उनका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0। तो ये भी 0 हो गया आपके पास, यानी फाइनली इस डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो आपके पास क्या आ गया, 0। पर ये प्रॉपर्टी ये नहीं कहती है कि ये 0 आएगा, वो तो बाद की बात है, लेकिन इस प्रॉपर्टी का जो बेसिक पर्पस था वो यही बताना था कि उसे आप 2 डिटर्मिनेंट में जो है वो ब्रेक कर सकते हैं, ताकि आपके लिए जो एलिमेंट्स हैं वो कम नजर आए और इजी हो जाए, राइट। इसके अलावा डियर मैं एक और 6th चीज आपको बताना चाहूंगी जो बहुत ध्यान देनी है आपने। जब आप प्रॉपर्टीज लगाते हैं डिटर्मिनेंट की, तब इस बात का ध्यान रखना है, रोज कैन बी एडिटेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर। यानी आप ये यूज कर सकते हैं, R1 में हम चेंज कर रहे हैं R1 प्लस R2 या R1 माइनस R2, दिस इज पॉसिबल। यानी रोज कैन बी सब्ट्रैक्टेड एंड एडिटेड ईच अदर, राइट, ये वाला ओके है, ठीक है। और अगर आपसे बात करी जाए क्या रोज एक दूसरी रो से मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकती है, तो जवाब है ना, ठीक है। प्लस माइनस हो सकती है, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो सकती। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किसी भी रो को आप नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। यानी आप ये लिख सकते हैं रो 2 को हम चेंज कर रहे हैं रो 2 डिवाइड बाय 2 या रो 2 मल्टीप्लाई बाय 2। यानी रो का रो से मल्टीप्लाई और डिवीजन पॉसिबल नहीं है, बट रो के साथ नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है। मतलब ये देखिए, रोज कैन बी एडिटेड और सब्ट्रैक्टेड ईच अदर, बट नंबर्स कैन नॉट बी। रो के ऑब्लिक में जैसे ही मैंने नंबर लिखा तो वो नॉट बन जाएगा, कैन नॉट बी एडिटेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रोज, ठीक है ना। सिमिलरली नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड फ्रॉम रोज एंड कॉलम, राइट, बट नंबर्स कैन नॉट बी एडिटेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी रोज एंड कॉलम। तो आप इसे समझिए और इसे जरूर लिखिए, क्योंकि सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है, बच्चे ऐसे लिख देते हैं रो 1 में चेंज कर रहे हैं रो 1 प्लस 5, दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज यही पॉसिबल है, सिर्फ रो को प्लस माइनस कर सकते हैं और नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा एस्पेक्ट इनका पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। मतलब रो मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक है, और नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ठीक है जी। चलिए एक और फॉर्मूला है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर, वो भी अपने ध्यान देना है। अगर मान लीजिए AX स्क्वायर मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर की, M ऑर्डर M की, तो ऑब्वियसली बात होती है रोज और कॉलम बराबर होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो अगर आपने उस मैट्रिक्स को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, उस मैट्रिक्स को एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा, अब आपको मल्टीप्लाई करने के बाद डिटर्मिनेंट निकालना है, और आपको क्वेश्चन में दे रखा है डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 5 है। ऐसे 1 मार्कर क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। आपको कहता है डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 5 है, और आपको कहता है मान लीजिए कि आपने मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करा, और उसके बाद बताओ उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ऐसे बोलता है आपको। तो यहां पर ये आइडेंटिटी आपके काम आएगी। ये जो K होता है ये डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाएगा, और उसकी पावर स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। यानी 2 ऑर्डर 2 है तो 2, 3 ऑर्डर 3 है तो 3, और डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू थी वही आपकी बाहर आ जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या होगा, 3 बाहर आ गया। अगर ये 3 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है तो पावर 3, और डिटर्मिनेंट A की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी थी 5, तो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा। हमने 1 मार्कर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला भी लिया है, और बस यहाँ पर ये कोशिश करिए कि वो सारी चीजें एक साथ आपके पास कंबाइंड हो जाए, राइट। चलिए 4.3 एक्सरसाइज की बात करें तो बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इसमें डिस्कस करा गया है। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखें तो हमें उसी फॉर्म में याद रखना चाहिए, हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3, और जो थर्ड कॉलम है वो तो 1 1 है। फिर इसे एक्सपैंड करना होता है डियर, जैसे आप लोग डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही एक्सपैंड करना है आपने। बस इस बात का ध्यान रखना है कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, तो अगर फाइनल आंसर नेगेटिव आ रहा है तो आप उसे पॉजिटिव कर देंगे, बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट। इसके अलावा कभी भी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 दे रखा है तो इसका मतलब है वो तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर हैं, यानी वो ट्राइंगल नहीं बना रहे। या अगर आपको ये दे रखा है 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ये प्रूव करो, तो आप उन तीनों पॉइंट्स को इस डिटर्मिनेंट में पुट करो। इस डिटर्मिनेंट का आंसर अगर 0 आ जाएगा इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं है। जब एरिया है ही नहीं है ट्राइंगल का, इसका मतलब ट्राइंगल ही नहीं है। ट्राइंगल नहीं है इसका मतलब वो तीनों पॉइंट्स
कोलिनियर है, एक लाइन पर है, इसीलिए एरिया नहीं बना। नहीं तो 3 अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट हो तो 100% ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, तो अगर एरिया 0 आ जाए तो वो 3 पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? कोलिनियर कहलाते हैं, राइट। इसके अलावा एक और बात याद रखनी है, कभी कभी हमें ट्राइंगल का एरिया गिवन होता है और हमें इनमें से किसी एक के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कहा जाता है, तो आप इसमें पुट करेंगे और इक्वल टू में एरिया पुट करेंगे, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया। अब मान लीजिए आपने सॉल्व वगैरह कर लिया, ये हाफ भी आप वहां ले गए, ठीक है, आपके पास ये आ गया। अब जब भी मॉडुलस हटता है डियर, तो सामने वाली चीज पर प्लस माइनस आता है। क्यों आता है भाई? क्योंकि जो अंदर की वैल्यू थी x, वो पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती थी, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती थी। वो तो मॉडुलस ने क्या करा था, एरिया को पॉजिटिव बना दिया था, बट हम कोई एरिया थोड़ा ना निकाल रहे हैं। अब तो डियर यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट निकालना है और वो कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। तो हमने इसीलिए यहाँ पर ये चीज बताई है कि प्लस माइनस लेकर चलना, और एक बार x माइनस 25 को प्लस 30 से इक्वेट करना, और एक बार माइनस 30 से आपके पास x के 2 वैल्यूज आ जाएंगे, राइट। चलिए अब देखते हैं 4.4 एक्सरसाइज में क्या कुछ ऐसा है जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो डियर एक ये 1 मार्कर क्वेश्चन भी है, एमसीक्यू भी है, और ये हाईलाइटेड भी है एनसीईआरटी के अंदर, तो हमें एनसीईआरटी बहुत ज्यादा ध्यान से करनी चाहिए, फिर एक्स्ट्रा तो खैर है ही है। तो देखिए एक चीज है 4.4 में, डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकलती है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकलती है, ये जो मैंने स्मॉल a1 लिया है दैट इज एलिमेंट, मैट्रिक्स के एलिमेंट, और जो c लिया है दैट इज कोफैक्टर। एनसीईआरटी में कोफैक्टर को a से डिनोट करते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि आप कोफैक्टर किसको कहते हैं ना, मैं तो कोफैक्टर नाम से ही बता रही हूं आपको। तो अगर आप फर्स्ट रो के एलिमेंट को, देखिए फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और उनका सम निकालते हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है, याद रखिएगा। यानी सेम रो के एलिमेंट उसी रो के कोफैक्टर्स, या सेम कॉलम के एलिमेंट और सेम कॉलम के कोफैक्टर्स अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आती है। इसके अलावा अगर आप ऐसा करते हैं कि रो लेते हैं फर्स्ट, हाँ उसके एलिमेंट है फर्स्ट रो के और कोफैक्टर्स हैं सेकंड रो के, तो आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपने कॉलम लिया फर्स्ट, ठीक है, कॉलम आपने फर्स्ट ले लिया और कोफैक्टर ले लिए फर्स्ट रो के, कोफैक्टर ले लिया आपने फर्स्ट रो के, तब भी आपके पास डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? 0। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप सेम रो के एलिमेंट लेते हैं और उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकल कर आ जाएगी, जो हम एक्सपैंड करते हैं। और अगर हम किसी भी और रो को किसी और कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू, सॉरी डिटरमिनेंट नहीं आएगा बल्कि वो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो ये कई बार 1 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है, राइट। तो चलिए 4.5 एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो उसमें 1-2 ये चीजें हैं, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, जनरली तो हमें पता है ना a इंटू बी जरूरी नहीं है b इंटू a के इक्वल हो, जरूरी नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है ना, कोई नेसेसरी नहीं होती है बात। तो यहां पर लेकिन ये बात ट्रुथ है, अगर हम उस मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, या और मजे की बात अगर हम उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल ले, शॉर्टकट पार्ट, एडजॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, माइनर को फैक्टर इतना बड़ा तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने सिंपल सा, और उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास ये तीनों आंसर सेम होते हैं, राइट। चलिए उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस मैट्रिक्स में है वो देखते हैं। आपको पता है ये जो एक्सरसाइज है इसमें आपको XYZ का सॉल्यूशन निकालना होता है, ठीक है। बहुत बार पेपर में आता है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर दे रखा है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है तो पहले ही डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल ले लेना, और प्रूव करना है कि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट निकालना, अगर वो 0 के इक्वल आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, और अगर डिटरमिनेंट 0 के इक्वल ना आए तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो ये जरूर ध्यान रखना है क्योंकि कई बार इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आप कभी भी 2 मैट्रिक्स को इंटू करके उनका a इंटू बी करके आप डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इनके सेपरेट डिटरमिनेंट के मल्टीपल के भी इक्वल होती है, ये भी आप याद रख सकते हैं, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ट्रू है। इसके अलावा कोई भी मैट्रिक्स है उसका आपने एडजॉइंट निकाला, उसका डिटरमिनेंट निकालना है। अब यार एडजॉइंट निकालो, उसका डिटरमिनेंट निकालो, उससे शॉर्टकट तरीका है, ये इसके इक्वल होता है ना। उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लो और जो भी उसका ऑर्डर उसमें 1 माइनस कर देना। मतलब आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है मान लो 3 ऑर्डर 3 की, और आपसे कहता है ये निकालो, तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है तो आपका काम शॉर्ट हो जाएगा। आपने क्या करना है, फटाफट से उसका डिटरमिनेंट निकालना है। जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 3 - 1 यानी पावर 2 कर देंगे, ठीक है जी। इसके अलावा हमें ए इनवर्स की तो प्रॉपर्टी बताई है, ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट।
और इसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ये एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि बच्चों को इसे ध्यान देना चाहिए। तो इसमें क्या है, इसमें आपके पास एक छोटी सी स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ली। हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में कहता है सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी हमें देखना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है नहीं करती, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आती है या नहीं आती। तो पहले तो इसकी चीजें निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर चाहिए हमें, तो हमने ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लिया। ए मैट्रिक्स को ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 4 प्लस 3, ठीक है। सिमिलरली ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करके हमने ए स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली। अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली और इसमें वैल्यूज पुट कर दी। ये हमारी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस तो चल ही रहा है। ए को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8। प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की लेंगे, आपको पता है सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ही एडलेस होती है, तो इसी ऑर्डर की हमने मैट्रिक्स ले ली। अब हमने इसका आंसर निकालना है। तो 7 - 8 इज -1, फिर +1 इज 0, 12 - 12 इज 0, 0 + 0 इज 0। तो जब हमने इसको सॉल्व करा सारे एलिमेंट तो हमारे पास 0 मैट्रिक्स आ गया। तो यस, ये वाला पोर्शन तो हमारा हो गया कि ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाइड हो रही है इस मैट्रिक्स के द्वारा। जो आगे का पार्ट है वो प्लीज ध्यान रखना है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन में पूछा जाता है यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स, या लिखा होता है हैंस फाइंड ए इनवर्स। वो क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर ए इनवर्स निकालने बैठ जाते हैं। नहीं भाई, आपको इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके ए इनवर्स निकालना है। तो इसमें क्या करा जाता है, प्री मल्टीप्लीकेशन या पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करा जाता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपके पास ये इक्वेशन है ना, इसी का इस्तेमाल करेंगे, कोई एडजॉइंट नहीं निकालना, कुछ नहीं निकालना। तो या तो आप प्री मल्टीप्लाइड बाय इनवर्स कर सकते हैं सभी एलिमेंट को, या पोस्ट, कुछ भी कर लीजिए। तो हमने करा प्री मल्टीप्लीकेशन बाय ए इनवर्स, यानी सबके पहले पहले ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये ए इनवर्स, ये तो खैर कांस्टेंट था तो इसलिए लिख दिया ए इनवर्स ए, ये हो गया ए इनवर्स आई। अब ए इनवर्स एक ए को क्या कर देगा, कैंसिल, क्योंकि अगर हम लैंग्वेज में समझे तो ए इनवर्स इज नथिंग बट 1/a, पर हम इसे लिखते ऐसे नहीं है ना। तो ए इनवर्स इससे कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा ए, यहाँ पर ए इनवर्स ए से कट गया, कुछ भी नहीं रहा। अब 1 को क्या लिखा जाता है मैट्रिक्स की फॉर्म में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसलिए हमने आई लिख दिया। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स मैट्रिक्स ही आएगी, तो इसलिए ए इनवर्स ही लिख दिया। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको यहीं रखा, ये 4i यहाँ चला गया और ये ए वहां जाके माइनस। तो 4 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ये, और हमें ए मैट्रिक्स से दे रखी थी, माइनस करेंगे हमारे पास ए इनवर्स निकल कर आ जाएगा, राइट। तो कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पर आपको एडजॉइंट और डिटरमिनेंट वो सब निकालने की। अब आ जाते हैं 4.6 एक्सरसाइज की, जिसमें आपको सॉल्व फॉर एक्स वाई जेड करना होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो इसमें क्या करना होता है डियर, आपको सबसे पहले जो भी इक्वेशंस होती हैं वो फॉर्म करने के बाद, अगर फॉर्म्ड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें आपको फॉर्मेशन करनी पड़ती है। उसके बाद आप उसे मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ए मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स इक्वल टू बी। नाउ एक्स मैट्रिक्स किसके इक्वल होती है, ए इनवर्स इंटू बी के। अब ए इनवर्स कैसे निकलता है, 1/डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब इस चीज में जो सॉल्यूशंस हैं, या ए इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है नहीं करता, ये डिपेंड करता है इस पर, डिटरमिनेंट पर। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला जाता है। अगर डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, एक्स वाई जेड की सिंगल सिंगल वैल्यू निकल कर आ जाएगी, और इसे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी कहा जाता है, राइट। तब आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू भी निकलेगी और ए इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है। तो आप आगे का पूरा प्रोसीजर करोगे, ये आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए ले आओ, ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स मैट्रिक्स आ जाएगी, दैट इज एक्स वाई जेड आपका निकल कर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास डिटरमिनेंट आ गया 0 के इक्वल, तब या तो नो सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है, यूनिक नहीं है, इतनी बात कंफर्म है। तो उसके लिए क्या चेक करना है आपने, एडजॉइंट ऑफ ए तो आप निकाल के ही रखो। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो। ये बी मैट्रिक्स कौन सी होती है, यही वाली जिसको आपने इनवर्स से करा था। तो अब यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, अगर वो भी 0 के इक्वल आ जाए, 0 मैट्रिक्स आ जाए, तो मैनी सॉल्यूशन होगा और उसको भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहा जाता है। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का एक भी एलिमेंट 0 ना आए, देखो 0 मैट्रिक्स होने के लिए सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, तो अगर 0 मैट्रिक्स ना आए तो इसका मतलब जो आपको इक्वेशंस गिवन थी तीनों, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, यानी कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, तो वो आपके पास इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी, राइट। इसके अलावा 1-2 चीजें और है जो आप ध्यान रख सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालें और उसका डिटरमिनेंट निकालें तो वही आता है जो आपने उस मैट्रिक्स का नॉर्मल निकाला है, ठीक है। और अगर कभी भी 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आई के इक्वल आ जाए, 2 मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, इसका मतलब कंफर्म है कि इनमें से कोई एक दूसरे का इनवर्स है, यानी हो सकता है बी जो है वो ए का इनवर्स है, या हो सकता है ए जो है वो बी का इनवर्स है। ये वाला पॉइंट तो हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर ही दिया है। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगे, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे प्लीज इन्हें शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।